Welcome back once again. Now we discuss about the Biot-Savart's law. चलिए हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग इसको इस तरीके से। नाम है इस टॉपिक का बायो-सावर्ट्स लॉ। देखिए ये दो साइंटिस्ट हैं, बायोट और सावर्ट। कंबाइंड में हम लोग पढ़ते हैं इसको बायो और लिखते क्या, बायोट। बायो-सावर्ट्स लॉ इसलिए इसका नाम पड़ा। क्या है और क्यों ये आया है टॉपिक, अब इस पे बात करते हैं। देखिए बायो-सावर्ट्स ने अगर कोई वायर से करंट पास हो रही है, जैसा ऑर्स्टेड ने कहा था, तो उसके सराउंडिंग में क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ऑर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट से हमने ये सीखा कि अगर कोई वायर है और इस वायर में एक करंट पास हो रही, देखो, तो इस वायर के सराउंडिंग में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो, चारों तरफ बनेगा। तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी, मैग्नीट्यूड, उसको पता करने का जो रूल है वो किसने फाइंड किया, बायो और सावर्ट्स ने। ठीक है भाई, यानी इनका ये रूल क्या बताता है, किसी वायर के सराउंडिंग में प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। तो पहली एक लाइन तो यही बता देना चाहता हूं, ये लिखनी है आपको कि बायो and Savart devised a rule experimentally to find intensity of magnetic field, intensity of magnetic field near a current carrying conductor। ये सबसे पहला जो लाइन हमने यहाँ लिखा, इसमें ये बताया है कि इसका काम क्या है, जो रूल सीखने जा रहे हैं। तो इसका काम क्या है, किसी वायर के सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसकी वैल्यू पता करना। कैसे पता करेंगे, उस पर बात करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बायो एंड सावर्ट, द मैग्नेटिक फील्ड due to current carrying conductor is, क्या ऑब्जर्वेशन, सुनते जाइए, पॉइंट वाइज बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इन लोगों ने प्रैक्टिकल करके कुछ रिजल्ट्स निकाले। किन्होंने, हमने, तुमने नहीं, किसने, बायो और सावर्ट ने प्रैक्टिकल किए, एक्सपेरिमेंट्स किए और कुछ कंक्लूजन फाइंड किए। वो कंक्लूजन ही मिलके बनेंगे इनका रूल। फर्स्ट कंक्लूजन सुनिए, इन्होंने कहा कि जितनी ज़्यादा अमाउंट में करंट पास होगी उतना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। हम बहुत बड़े वायर से इकट्ठा नहीं निकालते हैं, हम क्या कर रहे हैं, छोटा सा एक टुकड़ा ले रहे हैं जिसकी लेंथ को DL लिखा। क्या लिखा, DL या डेल्टा L। स्मॉल पार्ट को हम लोग लेते हैं तो क्या कहते हैं, DL या फिर डेल्टा L। बड़ा सा वायर है लेकिन हम पहले छोटे से हिस्से की वजह से सॉल्व करते हैं। इस डायग्राम को भी अगर आप साइड में बना लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो आप उस तरफ बनाइएगा, उस एंड में, हम यहीं बनाते हैं। देखो एक वायर हम ले रहे हैं ऐसे, इस वायर में एक करंट लेट कर रहे हैं I। इस वायर का एक छोटा सा सेगमेंट लिखेंगे, ये इसकी लेंथ आप चाहें तो DL लिखें डिफरेंशियल फॉर्म में और चाहें तो डेल्टा L लिख दें। और इस वाले से थोड़ी सी डिस्टेंस पे जाके कहीं कोई पॉइंट है P, वो इस R डिस्टेंस पर है और एंगल थीटा है, ध्यान रखना। यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, उसे dB नाम देंगे। अगर यहाँ DL लिखा हो तुमने
लेंथ के छोटे टुकड़े को क्या लिया हो, dl, तो मैग्नेटिक फील्ड के छोटे हिस्से को क्या कहोगे, db। और अगर डेल्टा लिखना तो फिर यहाँ क्या लिखना, डेल्टा b। ये ध्यान रखना थोड़ा सा। इसमें क्या क्या खास बात है, देखो एक वायर है, वायर के अंदर ही छोटा सा उसका पार्ट लेट किया है, करंट पास हो रही है, उस वायर से थीटा डिग्री बनाते हुए कोई पॉइंट हमने पी लिया है, वो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी ले ली, आर ले ली है, एंगल कितना लेट किया है, थीटा लिया है। इस वायर से जो फील्ड बना उसकी वैल्यू क्या लेट की, डीबी लेट की है। तो बायो सेवर्ट ने सबसे पहले कहा था कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड बनता है ये डीबी, ये करंट पर डिपेंड करता है, जितनी ज्यादा करंट उतना ज्यादा डीबी, ज्यादा मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहां लिखेंगे इट इज मतलब डीबी की बात हो रही, ध्यान रखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। मतलब अगर इसको मैथमेटिक्स के हिसाब से लिखें तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, देखो dB प्रोपोर्शनल आई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, dB की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, करंट पर। करंट बढ़ाओगे तो dB अपने आप इंप्रूव करेगी। ये फर्स्ट कंक्लूजन इन्होंने निकाला। अब हम सेकंड उठाते हैं, देखो दूसरी क्या चीज, लिख लेना बाद में भी, एक्सप्लेन सुन लो पहले, अच्छे समझ लिया करो, है घर में बैठ के लिख लेना, क्या दिक्कत है। देखिए दूसरा क्या उन्होंने रिजल्ट निकाला, एक तो करंट की वैल्यू से निकाल दिया, दूसरा इनका जितना ज्यादा लेंथ लोगे वायर की, अगर छोटा लोगे तो फील्ड भी छोटी यानी कम आएगी, लेंथ बढ़ती जाएगी तो फील्ड भी बढ़ती जाती है। करंट बढ़ाने से भी फील्ड बढ़ती है और लेंथ से भी। तो हम कहेंगे डीबी, इट इज का मतलब हमारा डीबी से, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एलिमेंट, लेंथ एलिमेंट। ये जो डीएल था इसको हम लोग नाम क्या लिखेंगे, लेंथ एलिमेंट। तो इसका जो फॉर्मूला बनाओगे देखो, डीबी प्रोपोर्शनल क्या लिखोगे, डीएल। ये 2 रिजल्ट्स आए, टोटल 4 रिजल्ट इन्होंने फाइंड किए हैं बायो सेवर्ट्स ने। थर्ड उठाते हैं, देखो लिख लेना बाद में, इसीलिए कह रहे हैं थोड़ा जगह बनाते जा रहे हैं। तो यहाँ अब थर्ड एक्सप्लेन करते हैं पॉइंट। थर्ड कंक्लूजन क्या निकाला उन्होंने, टोटल 4 कंक्लूजन सीखने हैं, अभी 2 हम लोगों ने बताए हैं, अभी आपको हमने बताया है। अब चलिए थर्ड पे आते हैं। थर्ड फैक्ट क्या है उस पर बात करते हैं। थर्ड फैक्ट इन्होंने कहा था कि ये जो एंगल बना रहा है, देखो आर और डीएल के बीच एक एंगल दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा, देखो इस एंगल को क्या थीटा बोला। तो इन्होंने कहा ये जो थीटा है उसकी साइन पर डिपेंड करता है, यानी इट इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन आर एंड डीएल। ये बात यहां लिखनी पड़ेगी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन, ये एंगल किसके किसके बीच ये जरूर बता देना, ये आर डिस्टेंस थी कि नहीं थी, और ये लेंथ क्या थी, ये वाली डीएल थी, तो ये एंगल किसके बीच बना है, बिटवीन आर एंड डीएल। और फिर ये फॉर्मूला डीवी प्रोपोर्शनल साइन थीटा। लास्ट कंक्लूजन उठाते हैं, देखो फोर्थ भी इन्होंने कहा कि जो डीबी की वैल्यू है, ठीक है, वो ये जो डिस्टेंस ली तुमने वायर से इस पॉइंट की, देखो डिस्टेंस ली है, इसको क्या सिंबल दिया तुमने, आर दिया, तो उन्होंने कहा इट इज इनवर्सली, ये उल्टा होता, खाली डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे तो मैग्नेट का असर कम होता जाएगा कि नहीं, बताओ। ये तो प्रैक्टिकली जानते हो, तुम भी जानते हो, मैग्नेट यहां रखा हो, जितनी दूर जाओगे उतना पावर उसका डाउन होता जाएगा कि नहीं। तो उन्होंने वही बोला, इट इज इनवर्सली, उल्टा मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ, बस इस जगह ध्यान रखना स्क्वायर वर्ड यूज किया है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, दैट इज डीबी जो होता है वो डिस्टेंस की स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो टोटल 4 फैक्टर पे डीबी डिपेंड करता है, कितने फैक्टर पर,
4 फैक्टर्स। चारों फैक्टर आपके सामने आ गए। क्या चारों फैक्टर है? अगर एक साथ लिखने का कभी मन हो आपका कि 4 के चारों फैक्टर एक साथ लिखो सर जी, तो क्या लिखा जाएगा? जरा इसको जरा समझते हैं। वहीं से एक फॉर्मूला बनने वाला है। चारों फैक्टर में इकट्ठा ले रहे हैं, देखो हम सभी फैक्टर एक साथ लेते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि dv जो होता है प्रोपोर्शनल होता है, एक तो i के, देखो पहले नंबर पे क्या आया था? dv प्रोपोर्शनल i। दूसरा क्या आया था? dl। और तीसरा पॉइंट क्या आया था? देखो साइन थीटा। तो एक साथ अगर लिखो इन तीन को तो यही तो लिखोगे, i, देखो फिर dl, फिर साइन थीटा। और ये लेकिन अपान में पड़ा हुआ, देखो अपान में क्या पड़ा है? आर स्क्वायर। चारों मैंने एक ही जगह इकट्ठा कर दिए। चारों बातों को अगर कंबाइन किया जाए, देखो कंबाइनिंग ऑल कह सकते हो आप। क्या कह सकते हो इसको? सबको एक साथ लिखने पर अब सब हटा दे रहे हैं। जब सब इकट्ठा कर दिया हमने तो अब ये सब मैदान साफ करके बिल्कुल साफ सुथरा दोबारा लिखते हैं। हमने कहा कंबाइनिंग ऑल। आल मतलब 4 पॉइंट, जो 4 रिजल्ट इन लोगों ने यूज किए उनको कंबाइन कर रहे हैं। कंबाइनिंग ऑल। तो हम कंक्लूजन पे पहुंचे कि dv डिपेंड ऑन i dl साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। यही तो आया था रिजल्ट। प्रोपोर्शनल हटाते हो तो क्या करते हो बताओ? अच्छा कुछ करते हो प्रोपोर्शनल हटा के? कभी सीखा है? क्या करते हैं? कांस्टेंट डालते हैं। क्या करते हैं? कांस्टेंट अप्लाई करते हैं। तो यहां भी प्रोपोर्शनल हटाएंगे, कांस्टेंट लिखेंगे। उस कांस्टेंट को हम के भी लिख सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में यहां पर उसकी हम सीधे वैल्यू लिख दे रहे हैं। जो कांस्टेंट आया उसको बोलते हैं म्यू नॉट अपान 4 पाई। इसका नाम याद रखिएगा। ये जो सिंबल बना ये क्या बना? देखो ऐसे बनाया, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। ये थोड़ा छोटा रहेगा, ये बड़ा रहेगा, और यहाँ 0 लगा देंगे। तो इसको पढ़ेंगे म्यू नॉट। क्या पढ़ेंगे भाई जी? म्यू नॉट। म्यू 0 भी पढ़ सकते हो। ये म्यू नॉट अपान में क्या है? 4 पाई। जैसे आपको याद होगा कूलम्स ला पढ़ाया था, उसमें कांस्टेंट क्या होता था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। याद आया? वहां पर एप्सिलॉन नॉट होता था, 4 पाई तो वहां भी होता था, 4 पाई यहां भी है। वहां पर नीचे होता एप्सिलॉन नॉट, यहाँ ऊपर होता म्यू नॉट। बस इतना थोड़ा डिफरेंस है। तो ये कांस्टेंट डाल दिया हम लोगों ने। ये ब्रैकेट हटा दो, फालतू में ब्रैकेट लगा दिया। तो देखो जब हमने वो लगाया, क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल हटाया तो एक कांस्टेंट लगा दिया। और कांस्टेंट क्या लगाया तुम लोगों ने बताओ? अच्छा म्यू नॉट अपान 4 पाई। और ये जो लिखा था वो तो ऐसे लिखोगे आईडीएल, नहीं लिखोगे बताओ? आईडीएल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। ये जो रिजल्ट आया है अभी, ये जो रिजल्ट आया है ना, यही होता बायो सेवर्ट्स लॉ। इट इज कॉल्ड बायो सेवर्ट्स लॉ। अब एक और बात, जरा सा थोड़ा सा और पॉइंट समझ लेना। ये जो बायो सेवर्ट्स लॉ में ये जो कांस्टेंट है ना, हियर म्यू नॉट अपान 4 पाई की वैल्यू ध्यान रखिएगा 10⁻⁻7 न्यूटन अपान एम्पियर स्क्वायर। एक नया वर्ड आया म्यू नॉट। क्या आया? इसको कहते क्या ये जरूर जानो। अब साइलेंट नॉट को याद है वहां पर क्या कहते थे इलेक्ट्रिक में? परमिटिविटी। क्या कहते थे? परमिटिविटी। अब साइलेंट नॉट का क्या नाम होता था? परमिटिविटी। यहां म्यू नॉट का नाम होता परमियाबिलिटी। क्या होता है? परमियाबिलिटी। ये परमिया प्रोवा है ना, वहीं से आई है परमियाबिलिटी। ठीक है, तो म्यू नॉट हो गई परमियाबिलिटी। ये इसकी यूनिट अगर आपसे कोई पूछे म्यू नॉट की यूनिट, तो न्यूटन अपान एम्पियर स्क्वायर। ये आपको इतना याद करना है। तो बायो सेवर्ट्स लॉ में हमें अभी इतना सीखना था। इसके आगे इसके एप्लीकेशन सिखाएंगे आपको, यूजेस। चलिए अभी तक के लिए इतना बहुत है। नमस्कार। ये जो बायो सेवर्ट्स लॉ है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट कंक्लूजन सोच लो, सबसे इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिज्म के लिए। जितना इंपॉर्टेंट कूलम्स लॉ था इलेक्ट्रिक के लिए, उसके बिना इलेक्ट्रिक नहीं समझ में आएगी, वैसे इसके बिना मैग्नेटिक समझ में आएगा। ये रूल अच्छे से तैयार करके एकदम तब आगे का हिस्सा पढ़िएगा, आप रखिएगा। नमस्कार।